Hello class 9th. Today we will start economics chapter 2 and the chapter name is people as resource. संसाधन के रूप में लोग, ये चैप्टर हमें आज रीड करना है. Let us see. The chapter people as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. People as a resource का मतलब संसाधन के रूप में जो लोग होते हैं, ये इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जनसंख्या जो है वो लायबिलिटी यानी कि एक जिम्मेदारी ना होकर एक आसेट यानी किसी देश की पूंजी या संपत्ति की तरह उसको देखना चाहिए. पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ. पॉपुलेशन को के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानवीय पूंजी में बना सकते हैं, बदल सकते हैं. उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है एजुकेशन, ट्रेनिंग और उसे बेटर मेडिकल केयर देकर, फैसिलिटी देकर. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल. जो ह्यूमन कैपिटल यानी मानवीय पूंजी है वो स्टॉक यानी कि संचय होता है उसके अंदर किस चीज़ का, स्किल का, और प्रोडक्टिव यानी कि ज्ञान की, नॉलेज यानी ज्ञान की, नॉलेज का स्टॉक होता है एम्बॉयडेड इन दैम. पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल. पीपल एज रिसोर्स के अंदर हम क्या देखते हैं, किसको रेफर किया जाता है, जो वर्किंग पीपल होते हैं इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड एबिलिटी. जो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी या स्किल और एबिलिटीज़ के अंदर देश के अंदर जो काम कर रहे हैं. Looking at the population from this productive aspect emphasize its liability to contribute the creation of the gross national product. और जो लोग इस तरह से काम में लगे होते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ग्रोस GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं. उनकी इनकम या जो भी वो कमाई करते हैं उसको काउंट किया जाता है. लाइक अदर रिसोर्स पॉपुलेशन आल्सो ए रिसोर्स. जैसे कि अनदर रिसोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, फिजिकल जो रिसोर्सेज पढ़े थे, उसी तरह ह्यूमन भी यानी इंसान भी एक रिसोर्स है, मानव भी एक संसाधन है. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. और लार्ज पॉपुलेशन जो है वो किसी भी कंट्री के लिए, लार्ज पॉपुलेशन की अगर हम पॉजिटिव साइड को यानी सकारात्मक पहलू को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और उसका जो नेगेटिव होता है यानी कि उसकी जो नकारात्मक साइड है उसी को देखते हैं, तो हम ज़्यादा पॉपुलेशन को प्रॉब्लम मानना शुरू कर देते हैं. और उस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल कर देते हैं कि जैसे इतनी बड़ी एजुकेशन हो तो उसको फूड, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी को कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. अगर हम अपनी जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है यानी मानव संसाधन है उसको फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा डेवलप करना चाहते हैं तो हमें उसे एजुकेशन और हेल्दी यानी कि वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो कैपिटल फॉर्मेशन में अपनी ऐड यानी कि अपना सहायता दे सके. जैसे कि कोई और अनदर फैक्टर देते हैं जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन देता है, उसी तरह से इंसान भी यानी मानव भी दे सकता है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हमने अभी पढ़ा था कैसे, थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर इल्ड ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. ये भी इसी तरह से फ्यूचर के अंदर हमें रिटर्न देता है जैसे कि फिजिकल कैपिटल देते हैं. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम earned because higher productivity of the more educated or better trained person as well as higher productivity और healthier people. इसको भी हमें उसी तरह से डायरेक्टली देखा जाना चाहिए कि हायर इनकम जो होगी वो किस कारण से होगी, हायर प्रोडक्टिविटी होगी अगर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, अच्छे से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनकी जो हेल्थ है वो या हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको अच्छी मिलेंगी तो वो भी फ्यूचर के अंदर हमें क्या दे सकते हैं, बहुत अच्छी रिटर्न दे सकते हैं जैसे कि अनदर फैक्टर देते हैं. Now, looking at the photograph, can you explain how a doctor, teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy? जो ऊपर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है इसमें अलग अलग दिखाए गए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई टेलर है जो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. Not only do the more educated and the healthier people gain through a higher income, society also gain in other indirect way because the advantage of a more educated or a healthier population spread to those who themselves were not directly educated or given health care.
फिर कहता है कि जो अच्छे यानी मोर एजुकेटेड या हेल्दियर पीपल होते हैं उनको डायरेक्टली खुद तो अपने आप में प्रॉफिट होता ही है कि वो फ्यूचर के अंदर उनको रिटर्न मिलना शुरू होता है, उनको उसके साथ साथ सोसाइटी को भी इनडायरेक्ट में बहुत फ़ायदे होते हैं, और सोसाइटी को भी वो है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो उनके आसपास रहते हैं उनको भी इनडायरेक्ट वे में कई सारे फ़ायदे उनको मिलते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्स, बल्कि ह्यूमन जो कैपिटल होता है वो किसी भी अदर रिसोर्स से सुपीरियर यानी बढ़िया होता है, जैसे कि लैंड से या कैपिटल से फिजिकल कैपिटल से। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। लैंड और कैपिटल खुद अपने आप में कभी भी यूजफुल नहीं हो सकते जैसे कि मानव है। फॉर मैनी डिकेड इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर इन लाइबिलिटी रादर देन ए एसेट। काफ़ी सालों से भारत के अंदर जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी समझा गया है बजाय कि एसेट यानी कि एक परिसंपत्ति के। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड टू बी लाइबिलिटी कैन बी टर्न्ड इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। लेकिन हम जो है ज़्यादा पॉपुलेशन उसको लाइबिलिटी ना समझे और उसको प्रोडक्टिव में यानी कि कुछ उत्पादकता उसके अंदर डाल सकते हैं, क्या देकर कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है स्प्रेडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन, हम एजुकेशन ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करवाएं, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रखें, फैसिलिटी उनको दें, ट्रेनिंग दें इंडस्ट्रियल्स की, और जो एग्रीकल्चर में लगे उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन वर्कर्स को हम प्रोवाइड करवाएं, और कुछ जो है रिसर्च भी इसके अंदर किए जा सकते हैं। इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स देगा ये, जैसे कि आपको समझाने के लिए 2 छोटी छोटी स्टोरियां हैं। एक सकल नाम का लड़का है और एक विलास नाम का। 2 लड़के हैं जिनकी एज 11-12 के आसपास है। 2 फ्रेंड हैं, दोनों ही सेम विलेज में रहते हैं। तो सबसे पहले हम सकल की स्टोरी को देखते हैं। 12 साल का लड़का है, उसकी माँ जो है शीला घर के जो डोमेस्टिक चोर्स यानी काम उसको देखती हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड। उसका फादर है बूटा चौधरी जो कि खेतों में काम करता है। He also looked after his younger सकल helped his mother in domestic chores। सकल जो अपनी माँ के साथ घर के कामकाज में हाथ बटा देता है और छोटे भाई बहन जीतू सीतू को भी रखने में मदद करता है। उसके अंकल हैं श्याम जिन्होंने मैट्रिक तो पास किया है लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिला तो वो घर में ही बेकार बैठे हैं। अब बूटा और शीला चाहते हैं कि उनका बेटा जो है पढ़े और वो गाँव के एक स्कूल के अंदर उसको एडमिशन करा देते हैं। वो जाने लगता है। ही स्टार्टेड स्टडिंग, अपनी स्टडी को शुरू करता है और हायर सेकेंडरी तक उसने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसके फादर उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को जारी रखे, कंटिन्यू रखे। तो इसके लिए उसके फादर लोन लेते हैं और उसको एक कंप्यूटर कोर्स, वोकेशनल कोर्स ऑफ कंप्यूटर करा देते हैं। सकल जो है काफ़ी मेहनती था शुरू से ही, उसके भी स्टडी के अंदर काफ़ी रुचि रही, अपने मेहनत से और ईमानदारी से वो पढ़ता रहा और उसने अपना कोर्स जो अच्छे से कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आफ्टर सम टाइम ही गेट ए जॉब, उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाता है और वो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है जिससे कि उसकी फर्म को सेल करने में, बिक्री बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे कि उसके बॉस उसको खुश होकर के उसको रिवार्ड के तौर पर उसकी क्या प्रमोशन कर देते हैं। तो ये तो स्टोरी पढ़ी हमने सकल की। अब नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं विलास की। नेक्स्ट स्टोरी है विलास। सेम विलेज में रहने वाला लड़का है विलास जिसकी उम्र 11 साल की है और उसके फादर जो है एक मछुआरे का काम करते थे और जब वो 2 साल का होता है तो उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद उसकी मदर भी सेम काम करने लगती है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ये उसकी माँ जो है सी बोट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर, जो लैंड ओनर के पौंड यानी तालाब से मछलियाँ लेती है और बाजार में मंडी में सेल कर देती है। शी कुड अर्न ओनली 20 to 30 ए डे बाई सेलिंग फिश, और मुश्किल से 20-30 रुपए ही कमा पाती है वो हर रोज की। विलास जो है पेशेंट अर्थरिस्ट का यानी गठिया का रोगी होता है, लेकिन उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसको डॉक्टर को दिखा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, कभी वो स्कूल नहीं गए, ना ही उसका इंटरेस्ट था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। वो अपनी माँ के साथ खाना पकाने में मदद करता है और अपने छोटे भाई की भी देखभाल करता है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और कुछ टाइम बाद जब उसकी माँ बीमार पड़ जाती है तो उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होता है। देयर वाज नो विलास who was forced to sell fish in the same
विलेज। अब विलास को भी मजबूरीवश वही काम करना पड़ता है जो उसकी माँ करती थी और कभी उसके पिता करते थे, और मुश्किल से जो है गुजारे लायक की इनकम, मिग्र यानी कि बहुत थोड़ी सी इनकम उसको मिल पाती है। तो अब देखा हमने कि दोनों किस तरह के एग्जाम्पल हैं, दोनों स्टोरीज में पढ़ा कि एक में तो जब ह्यूमन कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, शकल को अच्छे से एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो कैसे एक लायबिलिटी ना होकर के देश के लिए एसेट बन जाता है। Let us see. In the two case study, we saw Skull went to school and Vilas did not. देखा कि Skull तो स्कूल गया, विलास नहीं गया. Skull was physically strong and healthy. There was no need to him to visit the doctor frequently. Skull जो physically healthy है उसको जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की. विलास was a patient of arthritis, जबकि विलास arthritis का पेशेंट है, रोगी है, और उसकी माँ जो है संसाधनों की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकती. Skull acquired a degree in computer प्रोग्रामिंग. ये भी हमने देखा कि उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री ली है, उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गया है. और विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर, जबकि विलास तो वही काम कर रहा जो उसकी माँ कर रही थी. ही अर्नड ए मेग्र इनकम, उसको बहुत थोड़ी सी इनकम मिलती है जिससे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, उसकी फैमिली का पालन पोषण कर सके. इन द केस ऑफ स्कल सर्वल ईयर ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर. अब कई सालों की जो एजुकेशन थी सकल को जो मिली थी, तो उससे उसकी लेबर यानी कि जो श्रम कर रहा था उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया. दिस इनहेंस द हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई. टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और इससे जो है इकोनॉमी में भी उसको इकोनॉमी में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ऐड उसको यानी कि सहायता करने लगा. दिस इज रिटर्न पे एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ इट चॉइस. ये जो इसको रिटर्न मिल रहा है वो या तो सैलरी में हो सकता है या किसी अदर फॉर्म में भी हो सकता है. इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जबकि विलास को हमने देखा कि ना कोई एजुकेशन मिली ना हेल्थ फैसिलिटी मिली. ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, वो अपनी पूरी जिंदगी जो है मछलियां बेचता रहा जैसे कि उसकी माँ बेचा करती. हैंस फोर्थ ही ड्रा द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, और इस प्रकार जो है वो जो सैलरी ले रहा था वो किसी अकुशल श्रमिक की तरह ही ले रहा था जैसे कि उसकी माँ ले रही थी. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर. अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में तो फ्यूचर के अंदर हमें रिटर्न भी मिलता है. दिस इन्वेस्टमेंट on people in the same as investment in land or capital. One invest in share and bond expecting higher return in the future. ये ठीक उसी तरह का सेम उसी तरह का होता है जैसे कि लोग शेयर और बॉन्ड को खरीदते हैं कि फ्यूचर में उनको जो है ज़्यादा इनकम मिलेगा. A child who with investment made on her education and health can yield a high return in the future in the form of higher earning, greater contribution of the society. एक बच्चे के ऊपर जब इन्वेस्ट किया जाता है एजुकेशन और बेटर हेल्थ फैसिलिटी देकर तो फ्यूचर में वो भी रिटर्न करता है, अपनी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है हायर इनकम के जरिए. एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड. जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उनको एहसास होता है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है और वो कॉन्शियस रहते हैं अपने बच्चे के न्यूट्रिशन और हाइजीन के स्वच्छता और पालन पोषण के लिए. दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एट गुड हेल्थ. वो अपने बच्चे की एजुकेशन और हेल्थ के प्रति जो है उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं. ए विर्टियस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस. अब जो ये केस था जो एजुकेशन देते हैं, अवेयर रहते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, तो इससे एक सुचक्र यानी कि अच्छा चक्र बनना शुरू हो जाता है. फिर आने वाली पीढ़ियां भी अपने बच्चों के ऊपर उसी तरह से फोकस करती हैं. इन कंट्रास्ट इसके विपरीत हमने जो दूसरा केस देखा था जो विलास का था, तो उससे एक विशियस साइकिल यानी कि दुष्चक्र शुरू हो जाता है कि जिन पेरेंट्स को जो डिसएडवांटेज सुविधा नहीं मिली थी तो वो अनएजुकेटेड ही रह गए थे, उनको हाइजीन के लिए भी कोई भी उनकी लैकिंग यानी कमी रही है स्वच्छता के प्रति, तो इसी तरह से उनके बच्चे भी रह जाते हैं जिनके पास कोई एडवांटेज नहीं होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है जापान कंट्री का.
कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। जो जापान कंट्री है उसने काफ़ी सारा अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है। उनके पास खुद का कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, उसके बावजूद ये कंट्री रिच और डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट की जाती है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। जब भी उनकी कंट्री को जरूरत होती है तो बाहर से नेचुरल रिसोर्स को मंगवा लेते हैं। तो फिर कैसे ये रिच और डेवलप्ड है? बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इन्होंने अपना जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वो लोगों के हेल्थ और एजुकेशन दोनों में ही किया है। These people have made efficient use of other resource like land and capital। और हमें पता है कि इस तरह से जो लोग होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है किसी अदर रिसोर्स से, चाहे वो लैंड हो या कैपिटल हो। एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच। और लोगों की एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी के कारण ही ये रिच कंट्रीज में शामिल किए जाते हैं। अब है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, जो मैन और वुमेन करते हैं कैसे। लाइक विलास सकल पीपल हैव बीन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटी। वी सा दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गोट ए जॉब इन फर्म। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 मेन सेक्टर। 3 सेक्टर्स में डिवाइड की गई हैं, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी में क्या क्या शामिल होता है? प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग यानी खनन का काम। मैन्युफैक्चर इज जो अकेला मैन्युफैक्चर यानी किसी का जो रॉ फॉर्म कच्चा माल लेकर के किसी को कोई चीज़ बना दी जाती है, उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है, तो उसको हम मैन्युफैक्चर बोलते हैं, यानी विनिर्माण का काम। ये सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ मेन यही होता है, मैन्युफैक्चर। इसके बाद ट्रेड, कम्युनिकेशन, इसके अंदर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होगा। जो सर्विसेज होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, भी ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म सर्विस है, इंश्योरेंस, ये सब टर्शरी यानी तीसरे या तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। The activity in this sector result in the production of goods and services. These activity add value to the national income. ये जो एक्टिविटियाँ होती हैं नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय इनकम में अपनी ऐड करती हैं, हेल्प करती हैं, इसकी मूल्य को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और अब ये एक्टिविटीज़ भी 2 तरह की होती हैं, हम इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी 2 पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, एक तो होता है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन मार्केट। जब भी हम मार्केट एक्टिविटी की बात करते हैं तो जो कोई काम जो पैसे या लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए किया जाए तो उसको हम मार्केट एक्टिविटी कहेंगे। सपोज देखिए कि कोई टीचर है, अगर मान लो वो कहीं बाहर काम कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, तो वो अपना सैलरी ले रहा है, यानी कि वो पे के लिए काम कर रहा है। ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर सेम वो घर पर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसके लिए कोई पे थोड़ी लेता है, ट्यूशन फीस थोड़ी लेता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब देखिए इसको, मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। जो कोई एक्टिविटी पे यानी कि सैलरी के लिए, प्रॉफिट या लाभ के लिए की जाती हैं और उनको जो रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक को जो भुगतान किया जाता है, उनको मार्केट एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। इसके अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में लगे हुए हैं, वो सब शामिल होते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब ये भी मैंने बताया कि जो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है खुद के उपभोग के लिए की जाती हैं। जैसे कि कोई फार्मर होता है, उसके पास जो ग्रेन होता है, जो प्रोडक्शन होती है, तो उसका कुछ पार्ट वो बाजार में बेचने की बजाय अपने घर के लिए भी रखता है। तो जो वो घर के लिए रखता है तो वो नॉन मार्केट हो गया, और जो पार्ट वो बेच करके आता है मार्केट में, मंडी में, तो वो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल पार्ट हो गया, जिसके लिए उसको पैसा मिलेगा। दीज कैन बी consumption and processing of primary product and on account production of fixed asset। ये जो ऐसे प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं जो खुद के कंजम्पशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, यानी खुद की जो संपत्ति होती है उसको बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन फैमिली। हमारे कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण ऐसे रहे हैं जिससे कि पुरुषों और महिलाओं का काम बटा हुआ है। अक्सर महिलाओं को डोमेस्टिक चोर यानी कि घर के काम करते देखा गया है, जबकि जैसे सकल की मदर जो होती है खाना पकाती है, कपड़े धोती है, घर को साफ करती है, बच्चों की देखभाल करती है। एंड सकल्स फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड, जबकि सकल का जो फादर है बूटा वो खेतों में काम करता है और मार्केट में जो अपना प्रोडक्ट
प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोड्यूस करता है उसको बेचता है, उसको फैमिली के लिए वो पैसा कमा करके लाता है। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड बाई अपब्रिंगिंग फॉर द फैमिली, जबकि शीला जो भी सेवाएं अपने घर के लिए करती है, बच्चों का पालन पोषण जो भी करती है उसके लिए उसको कोई पे नहीं किया जाता। बूटा अर्न मनी, जबकि बूटा पैसे कमाता है, विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जो अपने फैमिली के पालन पोषण पर लगा देता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर इन द फैमिली, जबकि वुमेन को अपनी फैमिली में सेवा के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम, तो इस प्रकार से जो महिलाएं काम करती है अपनी फैमिली के लिए, जिनके लिए कोई पे नहीं होता है, तो उसको नेशनल इनकम में भी हम शामिल नहीं करते हैं। गीता मदर ऑन विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश, जबकि गीता जो होती है विलास की मदर, वो फिश बेचती है। दिस वुमेन आर पेड फॉर दिस देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, और जो महिलाएं जो है अपने काम के लिए जिनको पे किया जाता है, तो वो लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार में प्रवेश कर जाती हैं। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट, जो उनकी अर्निंग होती है अपने पुरुष सहयोगी के साथ जो है उसकी तरह ही, तो उसको डिटरमाइन यानी कि निर्धारित किया जाता है कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसके पास स्किल क्या है, उसी के बेसिस के ऊपर किया जाता है। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अगर कोई लोग पढ़े लिखे हैं तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एजुकेशन एंड स्किल, ये दो ही फैक्टर होते हैं जो उसकी किसी भी आदमी की, इंडिविजुअल की अर्निंग को डिटरमाइन करते हैं कि पैसा कितना कमाएगा, तो उसके लिए भाई ये देखा जाता है कि उसके पास एजुकेशन कैसी है और उसका स्किल कैसा है। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मिग्र एजुकेटेड एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं कम पढ़ी लिखी होती हैं, और जो कम स्किल फॉर्मेशन उनके पास जो कौशल होता है वो भी निम्न स्तर का होता है, कम होता है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, अक्सर वुमेन को जो है मैन के कंपैरिजन में कम पे किया जाता है। वो मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मिग्र, ज़्यादातर महिलाएं जो है उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है और कोई भी लीगली प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलता है जहां वो काम करती हैं। एम्प्लॉयमेंट इज इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम, और इस तरह जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम करती हैं उस सेक्टर्स के अंदर वो ज़्यादातर इरेगुलर यानी अनियमित रहता है और काफ़ी कम उनको इनकम मिलता है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी, और जहाँ ये काम कर रही होती हैं वहाँ बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होती है, जैसे कि उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलता है, चाइल्ड केयर नहीं मिलती हैं, और अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी उनके लिए नहीं होते हैं। हाउएवर वुमेन विद हिज आई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन, अब जो है कुछ महिलाएं हाई एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन के कारण मैन के बराबर ही पे उनको मिलता है अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, और उनमें से कुछ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में संगठित क्षेत्र में लगी होती हैं जैसे कि टीचिंग, मेडिसिन अट्रैक्ट, और ज़्यादातर महिलाएं जो टीचिंग की तरफ या मेडिसिन की तरफ, चिकित्सा क्षेत्र की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ वुमेन एडमिनिस्ट्रेटिव में अदर सर्विसेज में भी जॉब करना शुरू किया है, जिसके लिए ज़रूरत होती है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कम्पिटिशन्स यानी कि वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी बनती है उनकी, जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेवा दोनों ही हाई लेवल की होती हैं, इनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर सर्विसेज के अंदर जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को फिर देखते हैं।